कल हम लोग ने बेसिसिटी का ऑर्डर गैस फेज में देखा है, जो कि डिसाइड होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, प्लस आई बराबर, जिसमें हमने देखा कि 4 कॉन्जुगेट एसिड थे हमारे पास, NH4 प्लस था, फिर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों का कॉन्जुगेट एसिड बनाया, और फिर देखा हमने किसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वो था टर्शरी वाले का, क्योंकि उसके पास 3 प्लस आई ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हमको समझा कि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। तो गैस फेज में टर्शरी अमाइन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है, फिर उससे कम बेसिक सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी, और सबसे वीक बेस उन चारों में अमोनिया था। अमोनिया का बेसिसिटी सबसे कम है। अभी एक और फैक्टर बाकी है, और फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे, जहाँ पे मैंने तुमको बोला था कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक माना गया है, ठीक है। इसके बाद समझेगा। अभी देखो इस वाले में है ना, पहले तो ये समझ लो कि ये एक्वियस फेज है, गैस फेज नहीं है ये, ओके। कॉन्सेंट्रेट करो यार इधर। देखो एक्वियस फेज बोला मतलब जो आपका सॉल्वेशन है, ये वर्ड आया है सॉल्वेंट से, और एक्वियस मींस सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। अब हमने लास्ट लेक्चर में सोल्यूबिलिटी में ये पढ़ा था कि अमाइंस जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, करेक्ट है। वो यहाँ पे अभी होने वाला है। तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा कॉन्जुगेट एसिड के ऊपर, वो अभी देखना है अपने को। तो वापस हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्जुगेट एसिड अपना वही है NH4 प्लस। हाँ आप ध्यान दो इधर, NH4 प्लस कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ? 4 बना सकता है, क्योंकि इसके चारों साइड में हाइड्रोजन है। तो अपन अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएंगे ना, तो देखो एक तो ये हो जाएगा, इधर एक वाटर आएगा, ठीक है, इधर एक वाटर आएगा, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, और इधर पे चौथा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब कि 4 वाटर मॉलिक्यूल इस कॉन्जुगेट एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। अब इसके बाद प्राइमरी अमाइन पे जाते हैं। तो प्राइमरी अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड है RNH3 प्लस, यही है ना प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो फर्क क्या हुआ यहाँ पे, इधर देखो नाइट्रोजन के आसपास कितने हाइड्रोजन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। अब एक कम हो गया है, देखो 3 ही है इधर। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना वाटर के साथ, वो कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। ये हो गया प्राइमरी अमाइन का। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन में जब उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो इसमें कितने H होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देंगे आपको, और इधर एक, ठीक है। और लास्ट में बचा टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में तो NH बॉन्ड ही नहीं होता है, वो एक ही होता है सिर्फ, टर्शरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड, और इसके साथ एक ही वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब अपने को वापस चेक करना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। यहां पे पता चला एक्वियस मीडियम में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर है, इसका मतलब सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस।
देखो उल्टा है पूरा। अगर कल का आप देखोगे तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल था प्लस आई के हिसाब से, सॉल्वेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल है जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना कॉन्जुगेट एसिड के साथ, तो वो कॉन्जुगेट एसिड को और स्टेबलाइज करते हैं, मतलब उसको स्टेबल कर देते हैं। तो ये बहुत स्टेबल हो गया क्योंकि इसके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल है। ये उससे कम स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास 3 है, और इससे कम स्टेबल होगा ये, इसके पास 2 ही है, और सबसे लीस्ट स्टेबल टर्शरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब तुम्हारा पूरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही चेंज हो गया है, क्योंकि कल जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ रहे थे वो इसका पूरा उल्टा था। हाँ, उधर पे टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा स्टेबल था ना, इधर पूरा केस चेंज हो गया। तो अपने को इधर क्या पता चला, पहला पॉइंट ये है, दी सॉल्वेंट H2O molecule stabilizes the conjugate acid by hydrogen bond. The number of hydrogen atom bonded to N plus decreases from NH4 plus to R3NH plus। बराबर है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू N प्लस, N प्लस मतलब ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 4 है, वहां पे 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो एज अ रिजल्ट दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड क्या हो रही है बोलो, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। तो ये आपका सबसे अच्छा बेस माना जाएगा इन एक्वियस मीडियम। अब इन दोनों को कंबाइन करके दोनों इफेक्ट का एक नेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या निकला, मैंने कल बता दिया था। हमने सेकेंडरी अमाइन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना है। उसका रीजन ये है कि हमने ये सारे फैक्टर को देखने के बाद क्या समझा कि यार इसमें है ना सॉल्वेशन बहुत अच्छा है, बट प्लस आई है ही नहीं। और उसका क्या सीन है, इसमें प्लस आई बहुत अच्छा है, इसका सॉल्वेशन ही नहीं है। तो ये तो एक्सट्रीम केसेस है, एक्सट्रीम केसेस, तो इनको तो हटा ही दो, इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। अब हमने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी को, फिर हमने देखा बैलेंस किस में ज्यादा। बैलेंस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इफेक्ट बहुत अच्छा है तो दूसरा वाला एकदम ही खराब है। तो सेकेंडरी अमाइन में वो चीज नजर आई, क्योंकि यहाँ पे है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 है और अल्काइल ग्रुप भी 2 है, बैलेंस चल रहा है। जितना प्लस आई इफेक्ट उसका अच्छा है उतना उसका सॉल्वेशन भी है। तो इसीलिए इस कंक्लूजन पे पहुंचे हम कि सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक होगा। समझ में आ गया? और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हुआ, क्योंकि पीकेबी वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग, तो पीकेबी वैल्यू है ना सेकेंडरी अमाइन का प्राइमरी अमाइन से कम होता है। तो कल ही मैंने बताया था कि जिसका पीकेबी का वैल्यू लो रहेगा उसकी बेसिसिटी हाई रहेगी। तो पीकेबी वैल्यू से भी प्रूफ हो गया कि वो सही है, सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक होता है। ठीक है, इतना लिखा सबने? जल्दी लिखो। आवाज नहीं। तो ये था सॉल्वेशन इफेक्ट। अभी इनको कंबाइन करते हैं अपन। करूँ चेंज? तो अभी अपन लिखेंगे इधर पे कंबाइंड इन्फ्लुएंस, कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ
प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, हाँ अब ध्यान दो इधर। पहले मैं थोड़ा सा एक तुमको शॉर्टकट बता देता हूं, इसको याद कैसे करो। ओके, तो यहाँ पे अपन सॉल्वेशन लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्लस आई इफेक्ट, और ये है आपका NH4+। ओके, अभी ध्यान दो, देखो अभी ये एक ऑर्डर मैंने लिख दिया है, ऐसा कॉन्जुगेट एसिड है सब। अब दोनों के हिसाब से इनकी स्टेबिलिटी कैसे जा रही है वो चेक करते हैं। तो पहले अपन है ना सॉल्वेशन पे ध्यान देते हैं। सॉल्वेशन, हाँ ध्यान दो, सॉल्वेशन में क्या नजर आ रहा है अपने को। सॉल्वेशन पे ध्यान दो, ऐसे अगर हम जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बराबर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीज हो रही है, बराबर है। और अगर इस तरफ गए तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से, हाँ तो इधर पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, बराबर है कि नहीं। प्लस आई के हिसाब से इस डायरेक्शन में जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और सॉल्वेशन के हिसाब से इस डायरेक्शन में जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे द नेट रिजल्ट ऑफ सॉल्वेशन एंड प्लस आई इफेक्ट इज। तो अब मैं तुमको जो दो एग्जाम्पल बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। दोनों एग्जाम्पल MCQ में आ चुके हैं, दोनों जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो है ना वो ये वाला है, मिथाइल वाले। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद प्राइमरी है, उसके बाद टर्शरी है। ठीक है, और लास्ट में तो अमोनिया ही होगा। अमोनिया सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बता दिया था एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, तो अमोनिया तो सबसे वीक बेस ही होगा। अगर ये अल्काइल ग्रुप चेंज होता है, अगर ये अल्काइल ग्रुप चेंज होके इथाइल हो गया, अगर इथाइल हो गया तो अब यहां पे थोड़ा ऑर्डर में चेंजेस है। मतलब अल्काइल ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है बेसिसिटी पे, और इधर पे प्राइमरी वाला टर्शरी से लेस बेसिक है, ऐसा होगा। तो अब इसको याद कैसे करना है वो समझ लो। इसके लिए तुम एक नंबर याद रखो भाई 213, और इसके लिए नंबर याद रखो 231। हाँ, क्योंकि ये सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी है, और ये ग्रुप भी आपका छोटा है, मिथाइल ग्रुप, तो नंबर भी आपका छोटा है 213। लेकिन जब बड़ा ग्रुप आएगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर वहां पे भी प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा। तो सेकेंडरी तो अभी भी आगे ही है, यहाँ पे चेंजेस आए हैं। टर्शरी ज्यादा बेसिक है प्राइमरी से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर 231 क्यों लिखा है, बिकॉज सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी है, तो अल्काइल ग्रुप बढ़ गया तो नंबर भी बढ़ गया 231। ठीक है,
ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू है, दोनों के दोनों। इसमें से एक नीट में आया है, नेट लिख दिया, ये तो मेरा एग्जाम है। नीट का भी पीवाईक्यू है और प्लस ये सीईटी में भी आया है। अभी मैं तो आपको सीईटी का पीवाईक्यू करवाऊंगा ना, तब ये क्वेश्चन आएगा। बोलना, प्रोफाइल नहीं आएगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। मेरे पास तो पेंटाइल तक है ऑर्डर, तुम्हारे सिलेबस में उतना ही है। इवन एनसीईआरटी में भी इतने एग्जाम्पल है, क्योंकि हर अल्काइल ग्रुप में ऑर्डर चेंज होता है। सिर्फ सबसे आगे सेकेंडरी रहेगा, ये डन है। सेकेंडरी मोस्ट बेसिक है। अब है ना प्राइमरी टर्शरी में ना ऑर्डर कभी कभी चेंज होता है, क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अल्काइल ग्रुप चेंज होगा तो ऑर्डर चेंज होगा। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता है इसके बाद, उसका ऑर्डर अलग है। फिर ब्यूटाइल ग्रुप आता है, उसका ऑर्डर अलग है, बट वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो तुमको इतना ही करना है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अभी है ना एलिफेटिक का हो गया पूरा, अभी एरोमेटिक की बेसिसिटी पढ़ेंगे। क्या? अरे अल्काइल ग्रुप चेंज होता है ना, अल्काइल ग्रुप चेंज होता है ना, तो इफेक्ट्स में चेंजेस आता है, इसलिए ऑर्डर चेंज होता है। बट इसका प्लस आई इससे स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर हो गया, क्योंकि मिथाइल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस आई इथाइल का होता है। तो इस केस से में इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर आ गया है, तो ये इससे ज्यादा बेसिक हो गया, ऐसा है। सॉल्वेशन कम होएगा, बट फिर इनको कंपेयर किया गया ना, इनका पीकेबी वैल्यू देखा गया। फिर पीकेबी वैल्यू में पता चला कि इसका पीकेबी लो है, इसका पीकेबी हाई है। क्या? अरे इसलिए तो तुमको ट्रिक बताया ना, रटने का क्यों है, ये क्यों बताया तुमको, ऐसा याद करना पड़ेगा। हो गया। अभी अराइल अमाइंस की बेसिसिटी है, ठीक है। अभी एलिफेटिक की हो गई। जल्दी लिखो, किसका पेन है ये? तेरा ही पेन लग रहा है। और अरे हुआ क्या नहीं गधो? देखो इधर ध्यान दो, अगर किसी को डाउट आ रहा है कि ऑर्डर क्यों चेंज हो गया, तो ये हमने अपने मर्जी से चेंज नहीं किया है, वी हैव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यहाँ पे है ना, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, ये टेबल में है ना C2H5 ट्वाइस NH करके एक अमाइन है, अरे को इधर आएगा ये वाला, इसका पीके भी देखो कितना है, दिख रहा है क्या? कितना है? 3.25। सॉरी ये टर्शरी है, सॉरी सेकेंडरी इधर है। सेकेंडरी का कितना है? 3। कम है ना पीकेबी। उसके बाद देखो टर्शरी का कितना है? 3.25। और देखो C2H5 NH2 का कितना है? 3.29। तो मैंने कल पढ़ाया था ना कि पीकेबी जिसका लोअर रहेगा वो स्ट्रॉन्गर बेस, तो ज्यादा फर्क नहीं है। इसका 3.25 है और इसका कितना है? 3.29 है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि ये मोर बेसिक होगा, क्योंकि पीकेबी इसका छोटा है और इसका वैल्यू कितना है? 3 है। 3 रट्टा नहीं मारना है, वो खाली अपने को टेबल क्यों दिया है, ताकि तुम पढ़ने के टाइम पे ऑब्जर्व कर लो कि भाई जो बेसिसिटी का ऑर्डर आ रहा है ना, वो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है। आप कॉन्सेप्चुअली जितना समझ सकते थे उतना समझ लिया, और उसके आगे अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा, सो दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो इतना अपने को खाली दिमाग लगाना है अभी कि अगर मिथाइल और इथाइल ग्रुप के ऊपर बेसिसिटी आया और उतने पे ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा, तो अपने को ये ऑर्डर याद रखना है।
मिथाइल के केस में 213 याद रखो, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और इथाइल के केस में 231, मतलब सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन प्राइमरी, और सबसे लास्ट में अमोनिया। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है अपने को। चलो अभी अराइल अमाइंस पे ध्यान देते हैं। बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस पढ़ेंगे। एक है ना गिव रीजन आया है, पहले तो इस पे तो बताता हूं, उसका आंसर अभी हम लोग लिखेंगे। गिव रीजन ये है कि अराइल अमाइन जो होता है ना, दे आर सबसे लीस्ट बेसिक अमाइंस। लीस्ट मतलब अमोनिया से भी लीस्ट बेसिक। इसका भी आंसर इधर ही है, इधर ध्यान दो। इधर तुमको कहीं तो ना अमोनिया का पीकेबी मिलेगा विच इज 4.75, उसके नीचे ना एनिलीन मिलेगा कहीं तो, देखो कितना वैल्यू है उसका, 9.38। बहुत बड़ा वैल्यू है, मतलब बेसिसिटी बहुत कम है ना। अब इसका रीजन ढूंढना है, तो गिव रीजन बोर्ड में आया था 2 मार्क्स के लिए, और गिव रीजन ये था व्हाई अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस एंड अमोनिया, ऐसा क्वेश्चन था और गिव रीजन पूछा था। ठीक है, तो उसका आंसर अभी मैं बताने वाला हूं। तो पहले अपन वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो अभी मैंने तुमको बताया। क्या लिखेंगे भाई, अपन लिखेंगे अराइल अमाइंस आर, थोड़ा जल्दी लिखवा, लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस। तो ये तो लिखना ही है। अब इसका रीजन ढूंढना है। मैडम ध्यान दो ना, इधर क्यों बीच बीच में बातें करते हो, कॉन्सेंट्रेट करो जरा। देखो अभी इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन है ना एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि रीजन वहीं से पता चलेगा। क्योंकि एनिलीन सबसे पहला प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, हाँ अब सुनो इधर, हमने कल क्या पढ़ा कि NH2 ग्रुप या कोई भी अमाइन, उन पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर इजीली डोनेट करना चाहिए, तो अच्छा बेस है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है, देखो अभी पहले मैं तुमको 2 लोगों को कंपेयर करता हूँ, फिर बाद में एलिफेटिक को कंपेयर करेंगे। फिलहाल है ना मैं अमोनिया और इसको कंपेयर करता हूँ। अभी अमोनिया यहाँ पे बना देते हैं, NH3। इनका है ना पीकेबी का वैल्यू अभी तुमने देखा ना कितना है, इसका कितना है, अनिलीन का 9.83 है। अच्छा 38 है, ओके। और इसका कितना है अमोनिया का, हाँ रट्टा मत मारो, खाली मैं इधर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यू ले रहा हूँ। अब ये दोनों वैल्यू से हम ये पता लगा पा रहे हैं कि भाई इसका पीकेबी बहुत बड़ा है, ठीक है, जबकि इसका पीकेबी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना। तो हमारा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये स्ट्रॉन्गर बेस है कि नहीं, स्ट्रॉन्गर बेस है ना, इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। तो रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, सुनो ध्यान से। यहां पे बेटा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब अगर कॉन्जुगेशन है मतलब यहां पे रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो ये जो लोन पेयर है ना, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर ये किसको देगा अपना लोन पेयर। समझा लॉजिक, मतलब अपना जो एनिलीन पे NH2 ग्रुप होता है उसका लोन पेयर एक्चुअल में अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए, क्योंकि वो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। अब डोमिनेटिंग इफेक्ट तो रेजोनेंस है ना, तो वो रेजोनेंस में पहले जाएगा, किसी को देगा नहीं। तो हमने ये पढ़ा था कल कि अच्छा बेस वो है जो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करे या प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ये दोनों ही नहीं कर पाएगा। तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हम लोग को लिखना पड़ेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, ऑन नाइट्रोजन एटम is less readily
less readily available for प्रोटोनेशन। समझा गया ये? ओके। और अब अगर अपन अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं तो अमोनिया के पास ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जो उसको लोन पेयर डोनेट करने से रोके। यस और नो? तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कि भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम is readily available for प्रोटोनेशन। समझा? तो अब ये तो क्लियर हो गया कि अमोनिया एनिलीन से ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि अमोनिया अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके आसपास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिससे उसमें रेजोनेंस हो जाए या उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाए। ठीक है? देखो क्या होता है ना, ये जो फिनाइल रिंग है ना आपका, फिनाइल रिंग, इसका नेचर क्या है पता है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये C6H5। तो ये तो इसका लोन पेयर खींचेगा ना अपनी तरफ, तो फिर वो लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा किसी को डोनेट करने, इसीलिए रेजोनेंस होता है। और ये फिनाइल रिंग का EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो ये सारे इफेक्ट है ना लोन पेयर को कहीं और डोनेट होने से रोकते हैं, क्योंकि वो अपने तरफ खींचेंगे, तभी यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अभी मैं रेजोनेंस बनाने वाला हूँ इधर। ठीक है? तो पहले अपन जरा रेजोनेंस देख लेते कैसा होने वाला है। देखो तो रेजोनेंस कैसे होगा। अभी ये आपका NH2 है, तो क्योंकि लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाएगा, याद रखना। ओके, ये कौन सा ग्रुप है? NH2 प्लस R। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब ये अपना लोन पेयर इसको देगा और फिर ये पाई बॉन्ड इधर, तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा हमने फिनॉल में भी किया था, क्योंकि फिनॉल भी OH ग्रुप भी क्या है, प्लस R ही है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा NH2 प्लस। ठीक है? उसके बाद फिर वापस कॉन्जुगेशन है इधर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर पाई बॉन्ड आएगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस। उसके बाद नीचे बना देता हूं, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ आएगा? अभी नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ना। ठीक है? ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और लास्ट में ये वापस शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 5 बन गए ना। तो स्टेबिलिटी तो अच्छी है बहुत, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, लेकिन उस रेजोनेंस की वजह से बेसिसिटी बढ़ नहीं गई, कम हो गई है ना? बेसिसिटी तो कम हो गई। तो अराइल अमाइंस की जो लीस्ट बेसिक नेचर है वो दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस ओनली। अच्छा, एक एडिशनल चीज यहाँ पे और सीख लो जो मैं हर बार बताता ही हूँ। अब ये 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। कौन से पोजीशन पे वो? अब तक हम लोग ले ऑर्थो पैरा वाले कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े? सबसे पहले तो हेलोअरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। फिर फेनॉल बराबर, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एनिसोल, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। उसके बाद अभी ये, क्योंकि जितने भी ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ग्रुप प्लस आ रहे हैं एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन माइनस आ रहा है, लेकिन क्या है, रेजोनेंस बोलता है वो प्लस आ रहा है, बट मैंने बोला उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो हैलोजेंस है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में काउंट होते हैं, ये हमने लिखा भी है। बट फेनॉल का जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग है। ईथर का OCH3 ग्रुप वो भी एक्टिवेटिंग है। अभी अपना NH2 ग्रुप भी एक्टिवेटिंग ही है, तो अपन वहां लिखते हैं इसको कि NH2 ग्रुप इज NH2 is a powerful activating group.
एक्टिवेटिंग एंड उसके साथ साथ लिखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अब इससे आगे जो भी रिएक्शन एनिलीन का करूंगा ना, सब दो दो प्रोडक्ट देने वाले, ऑर्थो और पैरा वापस से, ठीक है। तो एनिलीन एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि जब वो अपना लोन पेयर बेंजीन को देगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। बेंजीन का रिंग और एक्टिवेट हो गया है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? नहीं रे भाई, C6H5 एसिड का प्रॉपर्टी पर मैंने बताया था, वहां पे माइनस आई में आता है वो सब, विड्रॉइंग ग्रुप में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए ऑर्डर लिखा हुआ था साइनाइड NO2, उसमें C6H5 भी था, क्योंकि कार्बन sp2 है ना, इसका कार्बन sp2 है, तो sp2 कार्बन देगा कैसे? sp2 कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो विड्रॉइंग है ना। हो गया लिख के? यहाँ लिख लो हाँ, ये क्यों इसका pKb जो है वो कम है ना, तो इट इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ये मोर बेसिक है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक है, इन दोनों को कंपेयर किया हमने। हो गया? अरे जल्दी बना ना मैडम, तो यार इतना स्लो स्लो लिखिएगा तो कैसे चलेगा। तुम यार रेजोनेंस इतना स्लो क्यों ड्रॉ करते हो? फटाफट ड्रॉ करने का एकदम। अभी ये सेम टाइप का रेजोनेंस कितनी बार ड्रॉ किया, वैसा ही तो है सब। फेनॉल का भी ऐसे ही है, एनिसोल का भी ऐसे ही था। चलो अभी चेंज कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान दो आगे। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर हमने एनिलीन को स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में डाल दिया, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तो चांसेस है कि उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज इधर बता रहा हूं, ध्यान दो। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन जो है ना, अब इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे हम। और मैं कोई भी पॉइंट टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा, अब याद रखना इधर, क्योंकि ये आगे यूज होगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। NH2 अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट हो गया तो भाई ये ले लेगा इसका H+ और ये बनेगा NH3+ बनेगा ये। तो ये NH3+ जो बना, इसका नाम है एनिलीनियम आयन, जो एनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड हुआ, ठीक है। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, तब तुमको समझेगा कि इसका प्रोटोनेशन आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने रिवर्सिबल साइन डाला है। अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा वो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। बेटा ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं है, स्टेबल क्यों नहीं है? देखो, एक तो नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज है, बराबर है। और एक चीज सुनो, अभी कोई बोलेगा कि सर ये इसके प्लस के चार्ज को हटा देते ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देते, ऐसा अगर कभी तुम्हारे दिमाग में आया, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो जाएगा, एंड नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, पॉसिबल ही नहीं है। तो और दूसरा चीज ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो शिफ्ट नहीं हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि इसमें रेजोनेंस होता है, पाई सिग्मा पाई, इनमें रेजोनेंस होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो अंदर है, बराबर। तो बाहर जाने के तो चांसेस नहीं है। तो जब इनका कॉन्जुगेशन देखा गया ना, तो वो इस तरीके से आया। ये NH3+ है,
और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कुछ ऐसा। ध्यान दो इधर, इसको ऐसा दिखाएंगे अपन। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये इधर शिफ्ट हो गया। क्या बनेगा फिर? क्या आएगा? ऐसा आएगा ना कुछ, NH3 प्लस, सॉरी मैं प्लस आएगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके? सिर्फ 2 ही है, जबकि एनिलीन के कितने? तो अब बताओ, आपका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है या फिर आपका एनिलीन ज्यादा स्टेबल है? तो अगर एनिलीन ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होएगा? अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा मतलब प्रोटोनेशन होने के चांसेस बहुत कम, क्योंकि अगर फॉरवर्ड जाता तो प्रोटोनेट होता ना। तो अपने को लॉजिक क्या समझा पूरा कॉन्सेप्ट में, कि जो कॉन्जुगेट एसिड है ना ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इट इज, हाँ ये लेस स्टेबल है, और इसके लेस स्टेबल होने की वजह से इक्विलिब्रियम, यस, शिफ्ट्स बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। समझा? तो ये एनिलीनियम आयन जो कि एनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड है वो स्टेबल नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक, बिकॉज वो प्रोटोनेट नहीं हो रहे, बिकॉज उनका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं होता। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये याद रखना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा लिख दो इधर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि एनिलीन के 5 है। ये क्लियर हो गया? अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा मतलब वो बुक में आगे आने वाला इसलिए एक्स्ट्रा है, बट बुक में लिखा नहीं है स्पेसिफिकली। वो ये है कि एनिलीनियम आयन जो है ये NH3 प्लस, ये एक, इधर ही लिखता हूं, पहली बात तो ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग है। अभी तुम सोचोगे सर डीएक्टिवेटिंग कैसे हो गया? देखो ये प्लस का चार्ज है ना नाइट्रोजन पे, ये स्टेबल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन है ना बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पक्का इंडक्टिव इफेक्ट लगा है उधर। रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, रेजोनेंस तो अंदर होना है रिंग में, यहां से इंडक्टिव इफेक्ट तो है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज होना नहीं चाहिए। मैंने बोला है ना, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उन पे कभी भी प्लस नहीं आना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो उनके प्लस के चार्ज को उनको हटाना है। तो नाइट्रोजन इंटरनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये एक्टिवेटिंग नहीं है, फिर ये डीएक्टिवेटिंग हुआ। अच्छा एक और चीज वो ये है कि डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ बेटा ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसका जवाब मैं अभी 1-2 लेक्चर में दे दूंगा कि ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि एक रिएक्शन आने वाला है इसी के ऊपर, तो वहां पे लिखा नहीं है, क्योंकि वहां पे मेटा के प्रोडक्ट भी बनते हैं। अभी मैंने तुमको क्या बताया, एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, एक रिएक्शन में करूंगा एनिलीन का जिसमें ना ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा भी बन जाएगा। तो एग्जाम में पूछा गया है कि मेटा का प्रोडक्ट बनता क्यों है, और बुक में उसका जवाब नहीं है मेटा का प्रोडक्ट क्यों बना। मेटा का प्रोडक्ट इसलिए बना क्योंकि अंदर एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है। कौन सा ग्रुप होता है वो? ये NH3 प्लस होता है, और जो रिएक्शन में करने वाला हो ना वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में होता है। तो जो भी मैंने पढ़ाया है ना ये वाले स्लाइड में, ये आगे के रिएक्शन को ध्यान में रख के बताया है, और उस टाइम रिपीट नहीं करूंगा मैं, अभी बोल रहा हूँ, इसको याद रखो। अभी ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये NH3 प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। NH2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, NH2 ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये अपने को याद रखना है। ओके अच्छा अब फाइनली फिर मेरे को बता दो कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फिर अभी क्या जाना, अभी तो हो गया, सब तो बता दिया। तो अब जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो अपने को याद रखना है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ओवरऑल सब पढ़ने के बाद किस ऑर्डर में बेसिसिटी मूव होने वाली है? सबसे ज्यादा बेसिक एलिफेटिक अमाइंस है, सबसे ज्यादा। ठीक है, अभी क्वेश्चन दूंगा ना सॉल्व करने, तो ये सब क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना। तो सबसे आगे मैं किसका नाम लिखूं? एलिफेटिक अमाइंस। उसके बाद किसका नंबर आएगा फिर?
यस, अमोनिया का नंबर आएगा, इससे लेस बेसिक अमोनिया है, और उसके बाद आएगा अराइल अमाइंस। हाँ, एरोमेटिक अमाइन भी लिख सकते हो। ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए भाई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया बेसिसिटी पे तो पहले ये चेक करना कि एलिफेटिक अमाइंस कौन कौन है, क्योंकि वो सबसे मोस्ट बेसिक में आएंगे और अराइल अमाइन सबसे लीस्ट बेसिक में आएंगे। फिर उसके बाद तुमको अरेंज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर चलता है बेसिसिटी का। ये लिख लो। एंड देन फाइनल पॉइंट अराइल अमाइंस के बारे में, उसको मैं नोट में लिख रहा हूं, ये भी बुक में दिया नहीं है, क्या गधे लोग हैं। वो ये है, अब तक अगर याद होगा तुम्हारे को तो फेनॉल में भी मैंने ये पॉइंट सिखाया था कि फेनॉल की जो एसिडिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से चेंज होती है। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, डोनेटिंग ग्रुप कम कर देते। तो इधर भी वो पॉइंट होना चाहिए, अपने बुक में से गायब है वो, अपने बुक में है ही नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। अब मेरे को बताओ, इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो अमोनिया बोल रहा हूं, एनिलीन की बेसिसिटी पे उसका क्या इंपैक्ट होएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम नहीं होएगा, बढ़ेगी बेसिसिटी। क्योंकि तुम सोचो, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे नहीं पा रहा है, एनिलीन वाला क्यों नहीं दे पा रहा है? वो रेजोनेंस की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लग गया तो है ना, वो जो नाइट्रोजन है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और पूरे बेंजीन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो उससे बेसिसिटी बढ़ जाएगी। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब ये एसिडिटी का उल्टा है। एसिडिटी मैंने उल्टा बताया था कि एसिडिटी का क्या केस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं और डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर देते हैं। यहाँ पे उसका रिवर्स है, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम कर देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ा देगा। तो वही दो पॉइंट मुझे लास्ट में लिखना है। तो पहला पॉइंट वही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे लाइक हाँ CH3 लिख सकते हो, OCH3 लिख सकते हो, ठीक है, OH ग्रुप भी लिख सकते हो। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लोन पे डोनेट करते हैं। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन increases the basicity of aryl amines। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, साइनाइड, Cl, है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन decreases the basicity of अराइल अमाइंस। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, इसलिए पढ़ा दिया तुम्हारे को। हाँ हाँ, तो फिर क्या होगा पता है क्या, रेजोनेंस स्ट्रांग नहीं होगा। फिर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे वो लोन पेयर खींच रहा है ना पहले। अब अगर उसको ऑर्थो और पैरा पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेंजीन को, तो वो लोन पेयर उतना स्ट्रांगली खींचेगा नहीं अपनी तरफ। लॉजिक समझा? अरे फिनाइल रिंग जो है वो क्या कर रहा है इधर,
देखना ये ऐसा जा रहा है ना एरो, बराबर है। अब यहाँ पे तेरे को नेगेटिव चार्ज आ, करेक्ट है। अगर तू यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देगा तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है फिनाइल रिंग, ये नहीं पुल करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल रही है। तो फिर ये वाला जो इफेक्ट है वो वीक हो जाएगा। अगर ये इफेक्ट वीक होगा तो ये लोन पेयर अवेलेबल हो जाएगा डोनेशन के लिए। हाँ, समझा कि नहीं, ऐसा है। तो इसीलिए मतलब अपने को रेजोनेंस होने से रोकना है, मतलब अपने को रेजोनेंस उतना स्ट्रांगली होने नहीं देना है, इसलिए अपन यहाँ डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं। और विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो फिर तो ये विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ से ये भी विड्रॉ करेगा और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो जाएगा, तो फिर तो वो और अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेट करने। समझा, हो गया लिख के। तो ये बेसिसिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा और मेरे को सॉल्व करके देना। अभी बेसिसिटी के बहुत सारे ऑर्डर है। फिर बाद में तुम सोचोगे कौन से जमाने में हम इंजीनियर बन गए, कि हमारा जॉब कोई और लेके जा रहा है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। आईटी वाले भी बहुत मजे कर लिए, अभी उनको बराबर पता चला। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी इधर एआई नहीं आने वाला है। हाँ हाँ सही है, वही है। तो ओके, ओए ध्यान दो इधर। अभी देखो ये चारों एग्जाम्पल में ये सबसे लीस्ट बेसिक है, एनिलीन है वो। तो अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला, मतलब अपने को स्ट्रॉन्गेस्ट बेस से स्टार्ट करना है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो एलिफेटिक वाले होते हैं। अब यहाँ मेरे पास दो एलिफेटिक है। अब मैंने तुमको ऑर्डर बताया था, अगर मिथाइल ग्रुप रहा तो सेकेंडरी सबसे आगे आएगा, बराबर है। तो सेकेंडरी वाला कौन सा है, ये सेकेंडरी है। तो ऑर्डर जाएगा ऐसा, CH3 साइलेंट, उसके बाद है ना अमोनिया आएगा, क्योंकि एनिलीन सबसे लीस्ट बेसिक में आएगा। समझा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, बेसिसिटी के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। लिखो ये क्वेश्चन लिखो। जल्दी लिखो। इस बार इंक्रीजिंग लिखा है मैंने, तो इंक्रीजिंग मतलब लीस्ट बेसिक से स्टार्ट करना है और मोस्ट बेसिक की तरफ जाना है।
लिखो जल्दी, चलो मेरे को आंसर चाहिए फटाक से। हाँ, ये सब क्वेश्चंस है ना एग्जाम में आते हैं। बेसिसिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर वही दिया है मैंने भाई। ये प्राइमरी अमाइन है और ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि NH2 साइड चेन को अटैच है। ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा। लिखा है क्या? कितने लोग का हो गया? अब मेरे को बताओ सबसे लीस्ट बेसिक इनमें से कौन है? ये है ना, ठीक है, बराबर है। वो एनिलीन सबसे लीस्ट बेसिक है। उसके बाद ये वाला, अभी सुनो इधर, मेरे को पता था यहाँ पे सब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले। अमोनिया और इसको ध्यान से देखो पहले। ये ना NH2 आपका रिंग को अटैच नहीं है, अबे ये साइड चेन पे अटैच है। तो ये एरोमेटिक कहां से हुआ? हाँ, उसमें अराइल ग्रुप है बट एरोमेटिक अमाइन नहीं है। वो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया और इसमें अमोनिया लेस बेसिक है, ये मोर बेसिक में काउंट होएगा। तो इसके बाद अमोनिया आएगा। ऐसा आएगा क्योंकि तुमको अगर नहीं समझा होगा वापस बताता हूं, ये प्राइमरी अमाइन है, ये अमाइन नहीं है, ये अमोनिया है। तो हमने क्या पढ़ा है? अमोनिया अमाइन से लेस बेसिक होता है। अब ये क्लियर था कि ये अराइल है, ये अराइल अमाइन है ही नहीं क्योंकि आपका NH2 ग्रुप बेंजीन को डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसको अराइल में काउंट नहीं करेंगे। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट C2H5NH2 और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस C2H5 होल ट्वाइस NH। समझा? ये ऑर्डर कितने लोगों का एग्जैक्टली सेम ऑर्डर आया था? ये तो मैंने लिखा है। अरे गधो लिखो। अभी ये मैंने जो अराइल अमाइन के स्टेटमेंट बताए थे ना, उसी के ऊपर है। सुनाई दिया सब? तो इधर मैंने लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब मुझे पहले सबसे लीस्ट बेसिक बताना है। तो ये NO2 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये बेसिसिटी को कम कर देगा, वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा। उसके बाद सेकंड आएगा क्योंकि इस पे कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ NH2 है। फिर फर्स्ट क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिसिटी कंप्लीट हो गया पूरा, और ये टॉपिक हो गया अपना। बस बस अभी बहुत डिस्टरबेंस हो गया, अभी ध्यान दो। अभी यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है अमाइंस का, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट है क्या? लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस। देखो अमाइंस को है ना लैब में बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो उन्होंने दिया है वो है टेस्ट फॉर अमाइंस एज अ बेस। हाँ सुनो, अभी देखो अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट यही चल रहा था कि अमाइंस बेसिक है। तो अब लैब में अगर मुझे कोई सैंपल दे देते हैं अमाइन का और मुझे टेस्ट करना है कि वो बेस है क्या नहीं, तो याद रखो मैं जो बता रहा हूँ वो तीनों अमाइंस के लिए बता रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। तीनों का ही नेचर क्या है, बेसिक है ना, तीनों ही बेसिक इन नेचर है। तो लेबोरेटरी में सबसे पहला टेस्ट आप क्या करोगे, लिटमस टेस्ट करो, कलर चेंज आपको पता चलेगा। तो हम सबसे पहले लिटमस टेस्ट ही करते हैं, और लिटमस टेस्ट से पता चल जाता है कि जो रेड कलर का लिटमस है इट टर्न्स टू ब्लू, रेड टू ब्लू हो गया है, तो पता चल गया अपने को कि बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अभी ये तो एक ऑप्शन है ही, ठीक है, एक और ऑप्शन है अपने पास, वो है न्यूट्रलाइजेशन करना। मतलब हाँ, एसिड बेस का रिएक्शन, बराबर, जिसमें अब अपने को मालूम पड़ गया है कि ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड टू ब्लू हो रहा है, तो ये बेस तो है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम इसमें एसिड डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो अमाइन एसिड में डिसॉल्व हो जाए, तो इसका मतलब समझ जाने का कि वो बेस है, क्योंकि एसिड के अंदर बेस पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है। तो एक रिएक्शन में बताता हूं यहाँ पे, इसको ऐसे करो। अभी जैसे मान लो ये अमाइन है, कोई भी अमाइन हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हमने इसमें ना HCl डाल दिया, एक्वियस, ठीक है। ये लैब में बहुत इजीली हो जाता है रिएक्शन। समर्थ इधर ध्यान दो। अब जैसे हमने पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी में, एसिड डालेंगे डिसॉल्व होगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, ये प्रोटोनेट कर देगा अपने आप को, प्रोटॉन ले लेगा इसका। प्रोटॉन लेने के बाद ये बनेगा इधर NH+ और उसके साथ इधर Cl-। देखो ये जब बनेगा ना सॉल्ट, तो ये आपका टेस्ट ट्यूब है ना पूरा क्लियर सोल्यूशन होगा, इसमें आपको कुछ अमाइन के पार्टिकल नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए। और लेकिन आपको फिर से वापस पता करना है कि वो सच में अमाइन ही है क्या या बेस है क्या। तो आप क्या करोगे, ये जो सॉल्ट बना है ना यहाँ पे, इसको, ये जो सोल्यूशन है हमारे पास सॉल्ट का, NH+ और उसके साथ क्या है Cl- एक्वियस है ना, इसमें हम ऐड करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक्वियस NaOH। जैसे ही NaOH डालेंगे ना, ये अमाइन फिर से रीजनरेट होगा। कैसे होगा देखो, ये Na+ Cl- के साथ कंबाइन होगा, ये NaCl हो जाएगा, और ये OH- इसका H+ वापस ले लेगा, डीप्रोटोनेट कर देगा इसको। जैसे वो डीप्रोटोनेट हुआ, आपको आपका ओरिजिनल अमाइन रीजनरेट होके मिलेगा, उसके साथ आपको सॉल्ट मिलेगा एक्वियस मीडियम में, और उसके साथ आपको मिलेगा वाटर। तो इसका मतलब ये जो अमाइन है आपका, जिससे आपने शुरू किया था, ये क्या हुआ है, फाइनली रीजनरेट हुआ ना। रीजनरेट होना मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया।
क्या आपने कंफर्म कर लिया कि जो आपने कंपाउंड लिया था वो बेस ही था, जो कि एंड में वापस क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। सो ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है। अगर तुमको याद रहेगा, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा ही कुछ बताया था, एसिड में बेस डाल दो तो डिसॉल्व हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, वैसा ही इधर भी है। तो बेस में एसिड डालो, सॉल्ट बनेगा, क्लियर सोल्यूशन, डिसॉल्व हो जाएगा। अब वो डिसॉल्व अमाइन को वापस लेके आना है तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो तो फिर से रीजनरेट हो जाए। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट है। और इसके अलावा ना फिर जो दूसरा टेस्ट हमारे पास है ना, उसका नाम है डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन टेस्ट, या फिर इसको एक और नाम से भी लिखते हैं हम लोग, ऑरेंज डाई टेस्ट। ये करवाए क्या किसी को? हाँ, किसी कॉलेज में करवाए? तुमको करवाए, ठीक है। मॉर्निंग बैच में तो किसी को भी नहीं करवाया। देखो डायएजोटाइजेशन, सुनो पहले इधर ध्यान दो। डायएजोटाइजेशन हमने सैंडमेयर रिएक्शन में पढ़ा था, याद है? डायजोनियम सॉल्ट, ये वैसे ही होता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना हमको आइस बात की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा आइस चाहिए होता है। आइस बात मतलब आइस से नहाने का नहीं। तुमको वही लगा कि भाई पहले आइस बात ले लो फिर ऑरेंज डाई बनाएंगे। वैसा आइस बात का मतलब है एक कंटेनर है, उसमें पूरा आइस हम लोग डालते हैं तो उसको आइस बात बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा ह्यूमर मेरे को पता है, अलग ही लेवल पे सोचती है। सुना इधर, ओए आवाज नहीं। ये रिएक्शन में क्या करना होता है, ये रिएक्शन एक्चुअल में देखा जाए तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस का रिएक्शन है, जो कि मोस्टली एनिलीन ही होगा, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन चाहिए इसमें, जो कि एनिलीन लेते हैं हम। और इसमें है ना हम लोग 1 to 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, 1 to 2 ml, और उसके साथ होता है, इधर मैं प्लस कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं NaNO2। अगर याद रहेगा सैंडमेयर में हम लोग कंडीशन में लिखते हैं HCl और NaNO2, याद है? ये वो मिक्सचर है। अभी देखो एक्चुअल में ना आइस बात में रखने के पीछे का रीजन क्या है, जो बीकर है जिसमें एनिलीन है और जिसमें हम HClNO2 डाल रहे हैं, वो HClNO2 जैसे ही डालते हैं ना तो है ना वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट निकलने लगता है उसमें से। अब बहुत ज्यादा हीट निकलेगा ना तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो डिकम्पोज हो जाएगा। उसको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए हम लोग बहुत सारा आइस रख देते हैं साइड में, क्योंकि अगर हीट रिलीज होएगा भी ना तो टेम्परेचर सडनली बढ़ना नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि बाजू बाजू में आइस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा मिक्स जो करते हैं ना, ये एक साथ मिक्स नहीं करते। एनिलीन एक बीकर में होता है और ये दोनों का मिक्सचर एक टेस्ट ट्यूब में होता है, वो टेस्ट ट्यूब से बीकर में डालते हैं। वो भी ऐसा पूरा उंडेल नहीं देते उसको, पहला थोड़ा डालेंगे फिर थोड़ा देर रुकेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अगर आइस बात है तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा वापस, फिर ऊपर से फिर और थोड़ा सा डालेंगे, फिर वो थोड़ा सा रिएक्शन होगा, फिर से हीट निकलेगी, तो वो मेंटेन करना होता है। उसके बाद जब ये पूरा रिएक्शन हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, विच इज 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर अगर मेंटेन करके किया, तो आपको सबसे पहले यहां पे मिलेगा बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। और बेटा ये बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है, इट इज स्टेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये हमारे लिए क्या है पता है, यहाँ पे ये हमारे लिए इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, तो इसके थ्रू ही हम डाई बना पाएंगे। अगर हमने ये नहीं बनाया तो डायरेक्टली डाई नहीं बनता है। सो ये इंटरमीडिएट हुआ एंड इट इज नॉट अ हाईली स्टेबल कंपाउंड। तो इमीडिएटली क्या करना होता है, जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना उसको एक कंपाउंड में ऐड करना होता है, उसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल इन NaOH। अभी है ना इसका बॉटल, ये लैब में रखा होता है बॉटल, कहीं भी शेल्फ पे देखो आपको मिलेगा ये बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल जो नेफ्थॉल
एक तरीके का फेनॉल है, नेफ्थॉल मतलब नेफ्थलीन पे OH ग्रुप, और NaOH में डिसॉल्व करके उसको रखा गया है। जैसे ही ये इसमें मिक्स होगा ना तो अपने को ऑरेंज कलर का डाई नजर आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि जो आपने अमाइन लिया है वो एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, क्योंकि अगर ऑरेंज डाई नहीं बन रहा मतलब NH2 ग्रुप एब्सेंट है। समझ में आ गया? ऑरेंज डाई आ गया इसका मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा लिख दो इधर, NH2 ग्रुप प्रेजेंट। तो ये अपने टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट अमाइंस के लिए। क्या हो गया? डायजोनियम तुम लोग ने भी किया है, 12th में करवाते, बट मैंने देखा है सारे कॉलेजेस वाले नहीं करवाते, कोई कोई लोग ही करवाते। मॉडर्न में करवाया? क्या बोल रहे? फिर उस दिन मॉर्निंग में मैं पूछ रहा था तो सब तो नहीं बोले, बोले हम को नहीं करवाया। हाँ? बिना परमिशन के कैसे उठा? एसी काम ही नहीं कर रहा है यार, वो गर्मी हो रही है। देखो ये राइट अ शॉर्ट नोट में आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक्चुअल में ना अमाइन का रिएक्शन होने वाला है अल्काइल हैलाइड के साथ, RX। अब अल्काइल हैलाइड के साथ अमाइन तब तक रिएक्ट करेगा जब तक उसका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता है। एक्चुअली इट इज सिमिलर टू अमोनोलाइसिस, बट अमोनोलाइसिस में क्या हो रहा था ना, पहले स्टेप में अमोनिया ऐड कर रहे थे, इधर पहले स्टेप से अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं, इसलिए उसका नाम देखो क्या है रिएक्शन का, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। सब इधर ध्यान दो, अभी शालिनी इधर ध्यान दो। अल्काइलेशन ऑफ अमाइन बोला मतलब आपको अल्काइल ग्रुप अमाइन में ऐड करना है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है? If excess of primary alkyl halide is treated with primary amine, then a mixture of secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt is obtained. और एक पॉइंट लिख लो इसमें, रिएक्शन टेक्स प्लेस in presence of mild base NaHCO3 to neutralize the acid formed in the reaction. देखो यहाँ पे फिर से मिक्सचर मिलने वाला है,
बट स्टार्टिंग हम लोग प्राइमरी अमाइन से करेंगे और उसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। इस रिएक्शन में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं होता। अब इसका लॉजिक लगाओ भाई, क्यों? सोचो, सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं हो रहा है इधर। हाँ, ये SN2 ही जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं जनरल रिएक्शन में बताता हूँ कैसे करना है, फिर तुम एग्जाम्पल सॉल्व करना है इसका। जनरल रिएक्शन में अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है? अपने को स्टार्ट करना है प्राइमरी अमाइन से, RNH2। अब इसमें अल्काइल हैलाइड डालेंगे अपन। अल्काइल हैलाइड डाल के जब हीट करेंगे तो लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सब्सटीट्यूशन है, तो यहाँ से HX निकलेगा और एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा और अपने को मिलेगा R2NH प्लस HX। कौन सा अमाइन बन गया पहले स्टेप में? हाँ, तो अपन ने प्राइमरी अमाइन से स्टार्ट किया और पहले स्टेप में बना सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। उसके बाद यही सेकेंडरी अमाइन R2NH फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से HX निकलेगा और बनेगा R3N प्लस HX, मतलब अपने को मिलेगा टर्शरी अमाइन। और उसके बाद टर्शरी अमाइन में एक और अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो बनेगा क्वाटरनरी R4N प्लस X माइनस, ठीक है। ऐसे 3 स्टेप होगा। तो इस रिएक्शन को करने के पीछे का क्वेश्चन ये समझ लो, लॉजिक क्या है। अगर हम एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ये लास्ट तक जाना ही है, एक्सेस लिख के आएगा तो। लेकिन अगर आपको प्राइमरी से क्वाटरनरी तक जाना है तो यू नीड 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 1, 2 एंड 3। तो एग्जाम में ऐसा भी होता है कि वो लोग यहां से स्टार्ट करने बोलेंगे। कहां से? सेकेंडरी अमाइन से। तो फिर कितने मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज होंगे? 2, क्योंकि पहले वाले में टर्शरी बनेगा, फिर टर्शरी से क्वाटरनरी बनेगा, समझा? तो ये आपको कहीं से भी स्टार्ट करने बोल सकते हैं, प्राइमरी से या सेकेंडरी से। प्राइमरी या सेकेंडरी कहीं से भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये याद रखो, ये लिख लो पहले, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ क्या करना है। ये क्वेश्चन ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि सीईटी में आया था, ये सीईटी में पूछा था। हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में कौन सा बेस यूज होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। हुआ गया? हाँ, क्या जरूरत नहीं, लिख दिया तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है, हीटिंग लिखना है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हो गया? एग्जाम्पल लिखो, चलो। तो पहला एग्जाम्पल है चलो लिखो ये। अब ये देखो, ये प्राइमरी अमाइन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 3 स्टेप चलेगा। अरे लिखो, कहाँ लिखा?
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाना है, सेम अल्काइल हलाइड यूज करना है अगले स्टेप में, और नेमिंग के साथ ट्राइथाइलामाइन है वो। कोई भी कॉमन नेम लिखो या आईयूपीएसी लिखो, कोई भी चलेगा। इसको थोड़ी क्वाटरनरी नहीं लिखेंगे, वो तो क्वाटरनरी सॉल्ट है, इसका नाम थोड़ी है वो। इसका नाम क्या आएगा? टेट्राइथाइल आएगा, टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड। साइलेंट, इधर ध्यान दो। देखो पहले स्टेप में ना, ये आपका इथेनामाइन है। अभी जिन लोगों ने भी नेमिंग नहीं किया है, कोई भी कॉमन नेम लिखो या आईयूपीएसी लिखो। अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो सिंपल है, ये डाई इथाइल अमाइन है। इधर से भी एक इथाइल आएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? डाई इथाइल अमाइन का रिएक्शन होगा। तो अभी मिलेगा ट्राइथाइलामाइन। और लास्ट स्टेप में ट्राइथाइलामाइन जो है, तो जल्दी क्यों आ गया? अच्छा, इसका नाम सुनो इधर। कितने लोगों ने नेमिंग नहीं किया है, और आईयूपीएसी होने के बाद भी उनको नेमिंग नहीं आ रहा। तुम खाली रिएक्शन लिख के आओगे तो तुमको सबको पता चल गया एग्जाम देने के बाद कि सिर्फ रिएक्शन लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है। नेमिंग लिखा करो गधो, आधा अधूरा रिएक्शन नहीं चलेगा उधर काम। कॉमन नेम भी नहीं लिख रहे कितने लोग, तो ये डाइथाइलामाइन ट्राइथाइलामाइन लिखने का है। और इधर पे आएगा टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड आएगा। तो ये 3 स्टेप इसलिए गया है क्योंकि हमने प्राइमरी अमाइन से स्टार्ट किया था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में सेकेंडरी अमाइन दे रहा हूं, लिखो। अभी सेकेंड एग्जांपल लिखो। लिखो अभी, चलो। क्या है भाई वैष्णव, क्या बोल रहा है? जब से तेरे को बुला रहे थे। गलत है वो, गलत है। तेरा रिएक्टेंट और तेरा प्रोडक्ट तो सेम ही है। हाँ, ए और ये कैसे सेम हो सकता है? जब तो ये वाला ग्रुप है, हाँ, तो इधर था ना सेम, क्योंकि इसमें भी C2H5 आई डाला था, इधर C2H5 नहीं है, तो ये 2 है, तो और ये 1, तो 3 ग्रुप होने चाहिए। 2 C2H5 के साथ 1 मिथाइल होना चाहिए। क्या इधर बताया था H और X निकालना है। ये कहाँ गया? ये H किधर गया? ये बाहर निकल गया, तो इधर H कहाँ से आया तेरा? हाँ, उस H के जगह ये जुड़ेगा। हाँ,
CH3N, हाँ वो N को डायरेक्ट CH3 अटैच किया तब भी चलेगा। कौन सा ऐसा क्यों लिखेगा? 2 इथाइल है, 2 मिथाइल है, N, डाई इथाइल आएगा। एक N क्यों लिखेगा? 2 बार इथाइल है ना। ओ मैडम बराबर, इसको कभी भी कैसे लिखने का ना, इसको N ऐसे केस में N बीच में लिखने का, इसको राइट में लिखने का, इसको लेफ्ट में लिखने का और N पे प्लस डालने का, I पे माइनस आएगा, सॉल्ट बन। हाँ तो I तो लास्ट में ही आएगा। हाँ तो N पे प्लस और I माइनस, मैंने ऐसा सिखाया था क्या? N, आएगा, हाँ N, डाइथाइल, N, डाइमिथाइल। अगर N नहीं भी डाला तब भी डाई इथाइल डाई मिथाइल अमोनियम आयोडाइड लिख सकते हैं। क्या हुआ? नहीं लिखा? हाँ मैं बता रहा हूँ, रुको। क्या लिखा है तुम? हाँ चलेगा, सही है, सही। ओए इधर ध्यान दो, इधर पे CH3 ग्रुप है, तो अगर HI यहाँ से हटेगा, H रिप्लेस होएगा, तो CH3 आएगा इधर। तो ये ऐसा लिखने का इसको, C2H5 होल ट्वाइस N, ऐसा लिखने का प्लस HI। So this was di इथाइल। अगर इसका कॉमन नेम लिखा है तो कॉमन नेम आएगा डाई इथाइल मिथाइल अमाइड, डाई इथाइल, अभी चुप बैठो, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन आएगा। और अगर IUPAC, इसका IUPAC मैंने सिखाया है, ये कंपाउंड हमारे IUPAC के टेबल में है, N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन आएगा वो। अभी वो टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन का क्वाटरनरी बनाना है सॉल्ट, तो वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे, वापस से इसमें CH3 ऐड करेंगे, हीटिंग। हाँ अभी इधर ध्यान दो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे लिखना है तो सिंपल एक ही काम करो, C2H5N, C2H5, CH3, हाँ ऐसा लिखो। 4 ग्रुप है ना, तो चारों को ऐड कर दो उधर नाइट्रोजन पे, और इसको ऐसे डाल दो ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख दो I माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा लिखना है, C2H5 होल ट्वाइस N, इधर प्लस डालो, इधर लिखो CH3 होल ट्वाइस I माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका जो सॉल्ट का नाम है, ध्यान दो, इधर 2 इथाइल है ना इसमें, तो ये आएगा डाई इथाइल डाई, ओए अमोनियम, ये नाम आएगा डाई इथाइल डाई मिथाइल अमोनियम, N, भी लिख सकते हैं इसको अपन, N, डाई इथाइल, N, डाई मिथाइल अमोनियम आयोडाइड भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये बनेगा प्रोडक्ट इसका। हाँ किसका? मॉडर्न का केमिस्ट्री हो गया।
कौन सा? अच्छा हाँ, वाट लगने वाली है कल। डबल वाट है ना, फिजिक्स भी है केमिस्ट्री भी है। ये लिखो, जल्दी लिखो। हाँ क्या? अरे लिखो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। इसके बाद वाला रिएक्शन होएगा तो मॉर्निंग और इवनिंग बैच सेम हो जाएगा, फिर चले जाना। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिजिक्स का क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। बस ये दो ही चैप्टर है, ठीक है। हाँ बोल, क्या है? एन इथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन। जब सेम ग्रुप दो बार होता है तब। बट एक उसमें एक इथाइल भी, एक इथाइल है, सॉरी एक मिथाइल है और दो इथाइल है ना। तो मैंने क्या बोला? अरे साइलेंट। तो एक दो इथाइल में से एक को नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और एक को पेरेंट नेम देंगे। तो एन इथाइल आएगा, फिर एन मिथाइल आएगा, फिर जो दूसरा तो इथाइल बचा वो इथेनामाइन आएगा। लिखो लिखो जल्दी। आज ओपन हाउस था ना, घर से कोई आया नहीं मिलने के लिए, आना चाहिए। कौन आया था ओपन हाउस में? कौन आया था? पापा आए थे ना। पापा इधर नहीं आए, आने आएंगे मतलब एक दो दिन में। अच्छा है। अबे सेकेंडरी से पहले टर्शरी बनता है, तूने डायरेक्ट सेकेंडरी से क्वार्टरनरी बना दिया। हा? क्या कर रहा है? बे ट्राइमिथाइल कहाँ से आएगा भैया? ट्राइमिथाइल अमोनियम। ये फिनाइल किधर गया? और ये एन पे प्लस आएगा। वो नाम मत देखना, नाम लिख रहा हूँ। तो ऐसा बोर्ड के पेपर में ऐसा ऐसा लिख के आएगा। हाँ, तुम लोग अभी तक IUPAC बराबर है ना, करते नहीं हो कोई भी कंपाउंड का। चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले 2 लेक्चर में। इधर क्यों प्लस आया भाई गधे? टर्शरी अमाइन में कब से प्लस आने लगा नाइट्रोजन पे? दूसरी बार। हाँ, मतलब तेरा हार्ट तेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरे से बिना पूछे कहीं भी चल जाता है। तेरे को क्यों हंसी आ रही है? क्या गलत है? मैं तो सोचा ही नहीं है। हाँ, ट्राइमिथाइल फिनाइल अमोनियम आयोडाइड। कुछ नहीं लिखेगा ना, कोशिश करेगा, अरे इधर उधर झाकेगा। क्या थोड़ा थोड़े से क्या होने वाला है? पास होने लायक भी नहीं बना रहा है तू। अरे चुप बैठो रे अभी।
ये प्रोडक्ट है, इधर ध्यान दो अभी। दिस इज अरे इधर ध्यान दो गधो, तुमको नाम ही नहीं लिखने आ रहा है, 0 मिलने वाला है। N, N ये लास्ट वाले कंपाउंड का नाम है ट्राइमिथाइल फिनाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, जाओ।